हम लोग को रात को अचानक प्रोग्राम बना दरिया सवात पे जाके बारबेक्यू करेंगे। अब हम लोगों ने अपना सारा बारबेक्यू का सामान लिया और दरिया सवात पे पहुंच गए। अब दरिया सवात पे उस गांव में लोकल लोगों ने एक डोली नुमा एक लिफ्ट बना रखी है जो कि दरिया के ऊपर से होती हुई जा रही है और दूसरे गांव में जाती है। वो बड़ा एडवेंचर था। वहां पे कैबिन बना हुआ था जहां से वो लिफ्ट चलती थी। वो तकरीबन 1 किलोमीटर अच्छी खासी दूरी थी उसकी। वो अच्छा खासा डिस्टेंस तय करके आपको दरिया के ऊपर से होते हुए जाना है और वो दूसरे गाँव में वो वहां पे पहाड़ ही पहाड़ है और कोई नहीं है वहां पे, बस एक घूमने फिरने का स्पॉट बना हुआ है। वहां पे आपने जाना है और आपने जब इंजॉय कर लिया आपको वापस आना तो आप दोबारा उस डोली में यानी कि उस लिफ्ट में बैठेंगे और फिर आप वापस आ सकते। अच्छा जी, हम भी चले गए सारे कजन्स वगैरह वहां पे। जब हम वहां उस लिफ्ट में बैठे, वो एक लोकल सी थी। मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जो लोग वहां पे हैं वो मुझे देख सकते हैं। तो हुआ ये कि हम उस लिफ्ट में बैठ गए और वो तकरीबन 1 किलोमीटर रास्ता तय करके, वो एक आइलैंड टाइप की जगह है जहाँ पे पहाड़ है और बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे दरिया बह रहा है। अब शाम हो रही थी हल्की हल्की। मैं, मेरे 2 बेटे और मेरे कजन्स वगैरह थे साथ में। हम उसी लिफ्ट में बैठे हुए थे। हम लोग उधर पहुंच गए। शाम हल्की हल्की ढल रही थी, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। अब जब हम वहां पहुंचे तो हमें बड़ा मजा आने लगा क्योंकि दरिया सामने बह रहा है और पीछे पहाड़ है और मतलब बहुत इंजॉय करने लगे हम लोग। दरिया का जो मंजर था मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, साथ साथ ना अंधेरा बहुत ज्यादा होने लगा, मतलब रात होने लगी। अब हमसे पहले वहां पे ना कुछ 2-4 लोग थे। हम लोग उस जगह पे इतना खो गए कि हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं रहा कि अब हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं। अब ये लिफ्ट जो यहाँ पे आती थी, जिस आइलैंड पे हम थे, वो वहां पे ऑपरेटिंग का सिस्टम नहीं था। वो ऑपरेटर उसका एक ही था जहां से हम बैठ के इस तरफ आए थे। तो सीन ये है कि अगर आपको वापस जाना है तो आप लिफ्ट में बैठें और वो कुछ देर के लिए वहां रुकती है, आप बैठ जाएं और उसके बाद वो लिफ्ट चलने लग जाएगी। वो उसने जो पीछे ऑपरेटर है जो जहां से हम बैठ के आए थे, उसने एक बिनोकुलर रखी हुई। जब सारे लोग बैठ जाते हैं तो वो वहां से देखता है बड़ी दूर से, तकरीबन 1 किलोमीटर की जगह, और फिर वो उसको ऑपरेट कर देता है, यानी कि वो चलने लग जाती है। अब हम बैठे हुए हैं वहां पे, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि काफी देर हो गई है और वहां पे हमारे अलावा जो लोग थे वो गायब हो गए, चले गए वो लोग। अब हमने कहा चलो जी हम भी चले। अंधेरा हो गया बिल्कुल, वो लाइट भी नहीं है वहां पे, बिल्कुल अंधेरा, खूब इतना अंधेरा मैं क्या बताऊं। यानी कि अब वहां का अभ्यास इतना खौफनाक हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे साथ छोटे बच्चे, मेरे कजन्स, खैर वो तो आदी थे आने जाने के, लेकिन इतनी रात में वो भी कभी नहीं आए। अब मुझे जो है ना डर लगने लगा भाई, बात है सीधी। मेरे साथ छोटे बच्चे थे और मैं बस डरने लगा यार ये लोग, क्योंकि छोटा वाला जो था वो डिस्टर्ब होने लगा। अब मैंने बोला चलो यार चले यहाँ से। हम लोग वहां से जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पे लिफ्ट थी वहां पे आए। खैर काफी देर हम वेट करते रहे और उसके बाद वो लिफ्ट आ गई। लिफ्ट आ गई, हम लोग उसमें बैठ गए। अब हम लोग चारों तरफ देखें, नीचे दरिया है, चारों तरफ जंगल है, पीछे पहाड़ है। आपको बता नहीं सकता, हमने देखा कुछ नहीं वहां पे, लेकिन इतना खौफ कि मैं क्या बताऊं। अब हमने वो जो लिफ्ट थी उसका डोर बंद कर, बिल्कुल लोकल सी लिफ्ट थी, उसका हमने डोर बंद कर लिया और हम बैठे हुए हैं सहम के बस। अब वो मेरे कजन्स वगैरह उससे उतरे हैं, वो क्योंकि चला नहीं रहा पीछे से लिफ्ट, वो लिफ्ट आके खड़ी भी है और हम बैठ गए हैं, लेकिन वो चला नहीं रहा क्योंकि ऑपरेटर उसका दूसरे पार है, दूसरी जगह पे जहां से हम आए थे। खैर वो मेरे कजन्स उतरे और फोन की जो टॉर्च थी वो दूर से उसको यूं इशारा दे रहे हैं कि लिफ्ट चलाओ, किसी तरह वो हमें देख ले। अब पता नहीं वो क्यों नहीं देख रहा, या वो था नहीं वहां पे, वो बस लिफ्ट खड़ी करके उतर गया। अब हमें ये डर के भाई वो शायद ये लास्ट वो समझा के कोई आ नहीं रहा तो उसने लिफ्ट को ऑफ कर दिया और वो चला गया। हम इस टेंशन में हम वहां पे बैठे। आप यकीन करें, ये सोच के भी डर लगे कि भाई वो अगर बंद करके चला गया हुआ अपने घर तो हमारा यहाँ क्या होगा। हम तो यहाँ पे थोड़ी देर नहीं बैठ सक रहे। चलो जब रोशनी थी जब तक तो ठीक था, अब रात इतनी हो चुकी है तो हम यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे रात को, और बच्चे हैं साथ में छोटे। बहरहाल जी बड़ा खौफ आया। वो बार बार उतरे और टॉर्च उस तरफ मारे। अब वो जगह भी नजर नहीं आ रही, यानी इतनी दूर थी और बीच में दरिया, और साथ में लिटरली दरिया ऐसा शोर कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। पीछे देखें तो घुप अंधेरा, इस तरफ जंगल, उस तरफ जंगल, पहाड़। मतलब कि यार वो जो स्टोरीज मुझे आती है ना कि यार रात में हम सफर कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, यार अगर कुछ ना भी हुआ ना तो सिर्फ वहां का अभ्यास, वहां का सन्नाटा, वहां की खामोशी इंसान को इतना डरा देती है कि कभी आप एक्सपीरियंस करें, कभी रात में सफर करें नॉर्दर्न एरियाज का, लग पता जाएगा। बहरहाल जी अल्लाह ने ऐसा किया कि काफी देर बाद जब बहुत ही लोगों ने विसल्स दी खड़े होके लिफ्ट से बाहर, अब बाहर उतरे हैं तो उनको डर लगे कि ये चला ना दे। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि वो एकदम से भाग के तो उसमें बैठ नहीं सकते। वो यूं टॉर्च मारे तो कोई रिस्पांस नहीं। काफी देर गुजर गई। अब वो बच्चे, मेरा बड़ा बेटा टेंशन में है, छोटे वाला तो खैर उसको तो इतना पता नहीं था कि क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन वो
डिस्टर्ब था। खैर वो बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में आ गए, उन्होंने भी शक्लें देखी हमारी भी कि हम टेंशन में, तो वो छोटे भी, तो हम लोगों ने बड़ा काम डाउन किया अपने आप को। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे ने कहीं बैठ के हमें देख लिया और फिर उसने वो लिफ्ट चला दी। पहले हल्की चलाई ताकि कोई उतरा हुआ है तो फौरन बैठ जाए, फिर वो फौरन सारे बैठ गए और फिर हम चले, फिर अल्लाह का नाम लिया। लेकिन वो जो लिफ्ट वहां से उस तक अपने वापस गांव तक आई है और नीचे का जो मंजर रात के टाइम दरिया के ऊपर से जा रहा है, दरिया का पानी, मैं क्या बताऊं, क्या एडवेंचर था, क्या लेवल था उस जगह का। खैर फिर हमने रात को बारबेक्यू किया और फिर हमने बहुत इंजॉय किया। तो थैंक्स टू हमजा, थैंक्स टू हयात अली, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की, थैंक यू, ये मेरे कजन्स हैं। फिर उसके बाद हम कल यानी 22 को वापस आ गए। तो आप लोग भी जाया करें अपनी फैमिली को लेकर, साल में यार एक दफ़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरीज भी आज इसी टॉपिक की है, मुजफ्फराबाद, कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज। तो पहली स्टोरी हमें राजा उस्मान ने भेजी है, दूसरी स्टोरी हमें जुल्फिकार अली ने भेजी है, तीसरी स्टोरी हमें फैजान ने भेजी है और चौथी स्टोरी हमें समीर ने भेजी है। सब स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले और अपने आसपास हिसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपकी बातें सुनते हैं और आपके बहुत करीब आ जाती, तो आपको डर न लगे। आयतल कुर्सी पढ़ के इसका हिसार बांध ले, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बदनान, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले 2021 की बात है। मेरा नाम राजा उस्मान है और मैं आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो सर्दियों का मौसम था। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में जंगली जानवर और दूसरी मखलूकात उन पहाड़ी और वीरान इलाकों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था और मैं खाना खाने के बाद अपने घर बिस्तर पर आराम कर रहा था तो मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आती है, जिसका नाम रेहान है, जो किसी वजह से अपने गांव गया था। इसका गांव शहर से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहाड़ी इलाके होने की वजह से वहां के सफर में 1.5 घंटा लग जाता था। तो उसने मुझे कहा कि किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे मुजफ्फराबाद शहर आना पड़ेगा और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है जो मैं मुजफ्फराबाद शहर में छोड़ आया था, तो तुम वहां से गाड़ी लेकर आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। इसकी बात सुनने के बाद और तैयारी करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया। मेरे उस दोस्त ने मुझे अकेले आने से मना किया हुआ था, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था और रास्ते में काफ़ी खतरनाक जगह भी आती थी। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल की, लेकिन उनमें से कोई भी मुयस्सर नहीं था जो मेरे साथ चल सकता। मुजफ्फराबाद शहर में हम एक फ्लैट में रहते थे, तो मैं गाड़ी लेकर प्लाजे के सामने रोड पर ही खड़ा था। तभी हमारे साथ वाले फ्लैट के 2 दोस्त मुझे नजर आए, तो मैं उनके पास गया और उनको सारा माजरा बताया कि मुझे अभी मेरे दोस्त की गांव जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि हम चले जाएंगे तुम्हारे साथ। वैसे तो वो उम्र में मुझसे 4-5 साल बड़े थे। उस टाइम मेरी उम्र 19 साल थी। उनके साथ होने की वजह से मैं मुतमईन भी था। तो हम लोग 11-11:30 बजे वहां से निकले। तो मैंने अपने दोस्त को बताया था कि हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तो तुम तैयार हो जाओ। हमें 1.5 घंटा या इससे ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि हम काफी आराम से सफर करेंगे। ये पहाड़ी इलाके और रास्ते भी खराब है और रास्ते में हमें गाड़ी की वजह से कोई मसला ना पेश आ जाए और हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग मुजफ्फराबाद शहर से निकल पड़े और 20 से 25 मिनट सफर करने के बाद तो वहां हाईवे पर एक बाजार आता है जिसे कलियां बाजार कहा जाता है। इस बाजार से मेरे दोस्त के गांव की सड़क अलग हो जाती है और वहां से लेकर मेरे दोस्त के गांव तक जितना भी सफर है वो रोड भी काफी खतरनाक है और वो काफी चढ़ाई वाला रास्ता है और पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। उस वक्त रात के 12 बजे के करीब का वक्त था। बाजार बंद हो चुका था और सारी सड़कें वीरान थी। बाजार के आसपास जो आबादी थी वहां से निकलने के बाद आगे वीरान रास्ता शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो रास्ता शुरू हुआ तो अचानक से खतरनाक चढ़ाई सामने आई और हम चढ़ाई से ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन जहां से उस चढ़ाई ने खत्म होना था वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी और इसकी हेडलाइट फुल ऑन थी। तो हमें गुजरने में काफी मसला हुआ।
मैं पीछे वाली सीट पर बैठा था और मैंने अपने दोस्त को आगे बिठाया था। उनमें से एक गाड़ी चला रहा था। तो हम वहां से काफी मुश्किल से गुजरे क्योंकि रास्ता तंग था और गाड़ी की हेडलाइट भी ऑन थी। तो हमने ये सोचकर उनकी गाड़ी के पास गाड़ी रोकी कि शायद कोई किसी मसले में ना फंसा हो। तो हम जैसे ही उन गाड़ी वालों के पास रुके तो हमने देखा कि दो बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तो हमने उन लोगों से कहा कि अगर आप गाड़ी की हेडलाइट बंद कर देते तो हमें गुजरने में आसानी होती। लेकिन उन बंदों ने हमें काफी डरे हुए लहजे में बताया कि भाई, हमें अभी अपनी जान की पड़ी हुई है और हम सोच रहे हैं कि किस तरह हमारी जान बच जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो? तो वो इसी इलाके के बंदे थे और हमारी जुबान भी मिलती जुलती थी। तो मैंने अपनी जुबान में उनसे बात की तो इन्होंने बताया कि यहाँ से तकरीबन 3-4 मिनट पीछे हम आ रहे थे तो हमने किसी चुड़ैल को देखा। तो ये बात सुनकर मैंने पहले इनकी बात पर यकीन नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता। तो इन्होंने हमें नसीहत की कि आप गुजर जाएं, आप जिस जगह भी जा रहे हैं अपनी गाड़ी के शीशे मुकम्मल बंद कर दें, अपनी गाड़ी को लॉक कर दें और आपको किसी भी जगह कुछ भी नजर आता है तो आपने अपनी गाड़ी नहीं रोकनी। तो हम लोग इनकी बात मानते हुए वहां से निकल गए। तो हमने जैसे ही 2-3 मिनट आगे का सफर किया और एक मोड़ से हम जैसे ही गाड़ी को टर्न कर रहे थे तो सामने से एक औरत आ रही थी जिसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। हमने किसी भी तरह इसमें कोई अजीब बात नहीं देखी, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही गाड़ी की लाइट इसके चेहरे पर पड़ी तो एक अजीब सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद कोई औरत रास्ता भटक गई है। मैं रोकना चाह रहा था उस औरत के पास, लेकिन मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था तो वो आगे गुजर गया। उस वक्त हमारे दिल में ये ख्याल नहीं था कि कोई ऐसी वैसी चीज भी हो सकती है, लेकिन उसके पास से गुजरने के बाद जब हमने उसके बारे में गुफ्तगू करना शुरू की तो मेरे दोस्त ने बताया कि वही चीज हो सकती है जिसके बारे में हमें गाड़ी वालों ने बताया था कि इन्होंने शायद इस औरत को देखा और वो डर गए हैं। तो वहां पर बिल्कुल वीरान इलाका था, वहां पर इस चीज के कोई चांस नहीं बनते थे कि कोई औरत रात के इस अकेली रास्ते से जा रही हो। तो हम इस चीज को नजरअंदाज करके आगे गुजर गए। हमें काफी डर भी लग रहा था और जैसे ही हम अपने दोस्त के घर के करीब पहुंचे तो हमने अपने दोस्त को पिक किया और शहर की तरफ वापस निकल पड़े। तो हमने उसको भी सारी बात बताई और वो भी ये सुनकर काफी डर गया। तो मेरे एक और दोस्त जो मुजफ्फराबाद से मेरे साथ आए थे तो इन्होंने बताया कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है जो दूसरी गाड़ी वालों को भी नजर आई है और हमें भी नजर आई है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इस जगह से दोबारा गुजरें तो हमें वहां इसके मौजूद होने का कोई ना कोई निशान मिल जाए। तो यही सोचकर हम आगे बढ़ गए और जैसे ही हम वहां से गुजरे जहां पर हमने इसे पहले देखा था तो वहां पर वो मौजूद नहीं थी। लेकिन जब हम उस चढ़ाई से गुजर रहे थे कि जहां आते हुए हमें गाड़ी वाले भाई मिले थे वो तो उस वक्त तक चले गए थे, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे और जैसे ही हम लोगों ने टर्न लिया तो सामने एक औरत बैठी हुई थी रोड के किनारे पर और वो पांव के बल बैठी हुई थी और हमें इसके जिस्म में इतनी लचक महसूस हुई, इसकी टांगें काफी लंबी महसूस हुई और इसने अपनी गर्दन को अपनी दोनों टांगों में जकड़ रखा था। इसने वही लिबास पहना था और जैसे ही गाड़ी की लाइट इसके मुंह पर पड़ती है तो वो सर ऊपर उठाती है और इस गाड़ी की तरफ एक खतरनाक मुस्कुराहट से देखती है और इसकी आंखों में एक अजीब तरह की रोशनी थी। तो जैसे ही हम लोगों की इस पर नजर पड़ी तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पूरे जिस्म में से जान ही निकल गई हो। मेरा जो दोस्त गाड़ी चला रहा था इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वहां पर रोड खराब होने की वजह से हमने काफी मुश्किल से खड्डों में से गाड़ी निकाली और जैसे ही इस औरत के पास से गुजरे तो हमारी गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा, लेकिन हम लोग रुके नहीं। तो वहां से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर हम लोग रुके। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने गाड़ी रोकी। मेरा दोस्त गाड़ी पर से भी कंट्रोल खो चुका था। अब अल्लाह पाक ने हमें इस तरह बचाया तो हम लोग वहां पर रुके और एक दूसरे से बात की, लेकिन मेरा जो दोस्त गाड़ी चला रहा था वो बहुत ज्यादा डर गया था। इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी
हमने उसको भी पानी पिलाया और तकरीबन 10 मिनट हम वहां पर खड़े रहे ताकि हमें यहाँ का कोई लोकल बंदा मिल जाए जिससे हम कोई मदद ले सकें, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। तो फिर हम लोग वहां से निकल आए और तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोग नीचे हाईवे पर पहुंच गए और वहां आकर हम लोग एक होटल पर रुके जहां पर हम लोगों ने थोड़ा आराम किया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि आज हमारी जान बच गई। फिर 1-2 दिन बाद हमने 1-2 लोगों से जो इस इलाके के रहने वाले थे और हमें जानने वाले भी थे, तो हमने इनसे राब्ता किया और हमने इनसे पूछा कि हमारे साथ ये मसला पेश आया तो आखिर क्या हो सकता है, कि हमने जो देखा है वो कोई औरत है या कुछ और। तो उन बंदों ने हमें बताया कि उस इलाके में कई बार देखा जा चुका है और ये कोई औरत नहीं बल्कि कुछ और ही मखलूक है। उसके बाद भी हम लोगों ने कई बार रात के टाइम इस एरिया में सफ़र किया लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। हम आज भी वहाँ से गुजरते हुए अपनी गाड़ी को हमेशा लॉक रखते हैं और कभी भी अकेले सफ़र नहीं करते, साथ में किसी ना किसी को लेकर सफ़र करते हैं। और इस इलाके से गुजरते हुए आज भी गाड़ी में एक बहुत ज़्यादा भारीपन आ जाता है और उस बंदे को किसी ना किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास होता है। तो अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया राजा उस्मान, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं लाहौर से हूँ। आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले मैं नॉर्दर्न एरियाज गया था। मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग मामलात हो गए थे नॉर्दर्न एरियाज जाने से पहले, जिसकी वजह से मेरा नॉर्दर्न एरियाज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था और वहाँ पर मेरा स्टे 45 से 50 दिन का था। पहला 1 महीना मैं होटल में रहा हूँ। आपको होटल और जगह का नाम नहीं बता सकता, और आपको पता है कि जब आप 1 महीना किसी जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर आपके ताल्लुकात बन जाते हैं। तो उसी तरह से 1 महीने में वहाँ के मकामी लोगों से मेरी अच्छी सलाम दुआ बन गई। तो कुछ दिन गुजरे, हम गैदरिंग में बैठे हुए थे। मैंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। मैंने कहा कि पहाड़ों में जो बिल्कुल अंदर करके घर होते हैं, जहाँ बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा होता है, जहाँ बिल्कुल गाड़ी और बाइक वगैरह का शोर नहीं होता, तो मैं वहाँ जाकर रहना चाहता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारा घर है, हमारा घर है। तो जब मैंने इनके घर को जाकर देखा तो वहाँ भी हल्का फुल्का शोर था। तो मैंने इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया और फिर एक मोहतरम से मेरी मुलाकात हुई। तो इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह मेरा भी एक घर है जहाँ पर मेरी कुछ फैमिली रहती है। इनके कुछ ससुराल वाले हैं जो वहाँ रहते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर स्टे कर सकते हैं। तो अब मेरे होटल में 20-25 दिन कंप्लीट हो गए थे। तो मैंने कहा कि मैं अपने मज़ीद 4-5 दिन यहाँ पर गुजार लूँ और यहाँ 1 महीना पूरा करके फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। मेरे पास इस जगह की कुछ वीडियोस भी हैं। तो दोस्तों, इन्होंने मुझसे अपनी कुछ वीडियोस भी शेयर की उस जगह की, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज करेंगे, लिंक आ जाएगा। उसे क्लिक करने से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर बासानी जा सकते हैं और जाकर उसे फॉलो ज़रूर कर लें। जहाँ मैं स्टोरी से रिलेटेड जो भी कोई एविडेंस देता है, कोई लोकेशन भेजता है, मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ। खैर, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जैसे ही मैं होटल में अपना 1 महीना पूरा करके उनके घर गया, उनका रास्ता कुछ इस तरह से था, जो पहाड़ों पर मेन रोड होते हैं, वहां से नीचे उतर कर 15 मिनट के ड्राइव के बाद एक आबशार आती है, छोटी सी। उसके ऊपर पुल है। वो पुल क्रॉस करने के बाद मुकम्मल चढ़ाई है और ऊपर जाकर पहला और आखिरी घर उन्हीं का ही है। और इसके आसपास दूर दूर तक आपको मुश्किल से 1-2 घर ही नजर आते हैं। उस एरिया में इतनी खास आबादी नहीं है और मैं आपको बताता चलूं कि वो टोटली जंगल का इलाका है। आसपास मुकम्मल सरसब्ज और घना जंगल है। तो 1-2 दिन गुजरे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पर्सनल लाइफ में काफ़ी मामलात ख़राब हो चुके थे। मैं अक्सर रात को 1-2 बजे रूम से बाहर आकर बैठ जाता था। बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, बहुत ही सन्नाटा और बहुत ही खूबसूरत व्यू वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर पिलर्स लगे हुए हैं, मैं वहाँ पर आकर बैठा करता था, सामने का व्यू एंजॉय करता था और साथ साथ सोचता रहता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। तो वहाँ जिनके घर में मैं रुका हुआ था, इन मोहतरम ने मुझसे कहा कि बेटा, आप यहाँ पर मत बैठा करें, यहाँ पर मामलात कुछ ठीक नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा कि कैसे मामला।
तो बात को टालने के लिए या शायद वो सच कह रहे हो, इन्होंने मुझे कह दिया कि जंगल एरिया है, यहाँ पर रात के वक्त शेर घूमते हैं। तो मैं आपको सही बताऊं, उस टाइम मैंने इनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि ठीक है, अगर शेर घूमता है और नजर आएगा तो मैं इसके साथ बैठकर चाय पी लूंगा। मैंने इनसे मजाक में ये बोला। तो खैर ऐसे ही दिन गुजर गए। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उस दिन ब्लू मून की नाइट थी, जो कुछ अर्से पहले ही गुजर गया है। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। तो मेरा दिल किया कि मैं बाहर जाकर बैठूं। उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी और बहुत ज्यादा बादल उस साइड पर आए हुए थे और साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। आपको वीडियो में नजर आ भी रही होगी। तो आधा पौना घंटा मैं वहां बैठा रहा। मैं आपको ये बात बताता चलूं कि वहां जो मकानात की छतें थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो पर अगर एक बिल्ली भी चल रही होती थी तो इसके चलने की आवाज भी आपको आएगी। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। रात के 3-3:15 हो रहे थे। जब मैं बाहर गया था तो 2:15 हो रहे थे, लेकिन वहां बैठे बैठे मुझे आधा पौना घंटा हो गया था। खैर मैं बैठा हुआ था कि मुझे अपने ऊपर से आवाज आती है। तो मैंने सोचा कि कोई बिल्ली वगैरह होगी जिसकी आवाज आ रही है, लेकिन फिर वो आवाज बढ़ जाती है। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई 3 से 4 लोग इकट्ठे भाग रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं और चल रहे हैं। कभी हल्के हल्के कदमों की आवाज आती, कभी भागने की और कभी चलने की। तो मुझे काफी घबराहट सी हुई और अंदर ही अंदर बेचैनी हुई कि ऊपर कौन हो सकता है। मैं जाकर देखना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने आपकी वीडियोस और नॉर्दर्न एरियाज में जाकर देखना ही स्टार्ट की थी। इसके अलावा भी मैंने बहुत से हॉरर पॉडकास्ट वगैरह देखे। मुझे बहुत शौक है। पहले मैं बहुत डरता था इन मामलात से और इन हॉरर स्टोरीज से, लेकिन जैसे ही मैंने आपकी और बाकी सब वीडियो देखना स्टार्ट की तो मेरा डर खत्म हो गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऊपर जाकर देखूं। तो जैसे ही मैं ऊपर गया तो ऊपर कोई नहीं था। मैं आपको छत की एक वीडियो शेयर करूंगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं ऊपर गया तो वहां से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। तो मैं कुछ देर ऊपर जाकर छत पर बैठ गया और सामने ब्लू मून था जो बहुत ही करीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप इसे हाथ लगा सकते हैं, वो इस कदर नजदीक था। मैं चूंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था तो वहां ठंड का आलम भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो एक खुला और जंगली एरिया था। उस टाइम मुझे एक अलग किस्म की वाइब्स आ रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं कुछ देर यहाँ बैठूं और बैठने के बाद मैं नीचे चला जाऊंगा। और मुझे वहां पर मुश्किल से 20-25 मिनट ही गुजरे होंगे कि पीछे से आवाज आती, फैजान बात सुनो। अदनान भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां पर किस कदर ठंड थी। मैंने भी जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन इतनी शदीद ठंड में भी मेरे पसीने छूटने लग गए कि ये कौन है। क्योंकि मैं पॉडकास्ट और आपकी स्टोरीज वगैरह सुनता रहता हूँ, तो मुझे इल्म था कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं खामोश से बैठा रहा, ना मैं इधर उधर देखूं, ना मैं पीछे देखूं और ना ही मैं उठने के काबिल रहा। और एकदम मुझे फिर से आवाज आई, फैजान तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, पीछे देखो। मैं बिल्कुल खामोश। मैंने गाने लगाए हुए थे और मैं वो सुन रहा था। मैंने वो बंद किए और मोबाइल अपने पॉकेट में डाला और मैं वहीं पर बैठा रहा। उसके बाद फिर कुछ वक्त गुजरा तो मुझे अपने पीछे से ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 से 3 लोग मुझे एक साथ बुला रहे हैं। फैजान तुम्हें सुनाई नहीं देता, हमारी बात सुनो। वो बहुत ही तल्ख आवाज थी। मैं आपको वो आवाज और वो लहजा बयान नहीं कर सकता। मैं वहां से खड़ा हुआ और मैंने खुद को बोला कि फैजान मैं पीछे नहीं देखूंगा। और ऐसे ही सामने देखते देखते मैं साइड से नीचे उतर जाता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस टाइम मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कह लें कि मुझे अंदर से बेचैनी हुई, मेरी बेवकूफ़ी थी या फिर क्या मामलात थे कि मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ, 3 बड़े बड़े अक्स मेरे सामने खड़े हैं। वो अक्स इस तरह के थे कि जैसे नॉर्मली पंजाब साइड पर सर्दियाँ होती हैं और धुंध का आलम होता है, और अगर आप किसी इंसान पर लाइट मारते हैं तो इसके बाजू और टांगों की साइड पर जो खाली जगह होती है उसके अंदर से एक अक्स निकलता है और इंसान बिल्कुल ब्लैक शैडो की तरह हो जाता है। वो इस तरह के ब्लैक शैडो थे
बाकायदा इनके कंधे और टांगे मुझे नजर आ रही थी। फिर मैं सुनता हूँ, बड़ी देर से हम तुम्हें आवाजें दे रहे हैं, तुमने हमारी बात सुनने में बहुत देर कर दी, अब तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने इतनी बात सुनी है और मैं वहां पर गिर गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्त 3:30 पौने 4 का हो रहा था। मैं पहले ही कोई इतनी नमाजें नहीं पढ़ता था, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज जाकर मेरी नमाजें स्टार्ट हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ता था और मैंने अपने मोबाइल पर अलार्म सेट किया हुआ था नमाज का, और इस टाइम फजर का वक्त हो रहा था। तो जैसे ही मैं गिरा तो कुछ ही सेकंड के बाद अजान का टाइम हो गया और मेरे मोबाइल पर अलार्म बज गया। तो जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा मेरे कानों तक पड़ी तो मैं एकदम से उठ गया और मैं उठकर देखता हूँ कि मेरे आस पास कोई नहीं है। मेरे मोबाइल पर अजान चल रही है। क्योंकि मेरे मोबाइल का वॉल्यूम कम था तो फिर मैंने अपने मोबाइल का वॉल्यूम तेज किया ताकि अजान की आवाज़ तेज हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम मेरा जिस्म किस कदर पसीने से भीग चुका था और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो जैसे जैसे मैं नीचे उतरा, और वो नीचे उतरने की जगह भी वहाँ पर सीढ़ियाँ या ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने पहाड़ की खुदाई करके ऊपर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बनाया हुआ था जिस पर मुश्किल से आपका एक कदम ही आता था। ये रास्ता था ऊपर जाने का। तो मैंने जैसे ही नीचे उतरने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कोई मुझे पीछे से खींच रहा। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कैसे नीचे आया हूँ, कैसे मैं आकर लेटा हूँ, और फिर पता नहीं कब मैं सो गया। और अदनान भाई यकीन करें कि उस टाइम मुझे कोई होश नहीं थी कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने वुजू करना है, मुझे कोई होश नहीं थी। तो जैसे ही मैं सोया हूँ मैं ख्वाब देखता हूँ कि हमने तुम्हें 3 आवाजें दी हैं, तुमने हमारी एक भी आवाज नहीं सुनी, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। ये सुनते ही मैं उठता हूँ और तब 3:55 या 3:58 हुए होंगे। तो जब मैं उठा हूँ तो 4:10 का टाइम था और मैं आपको अपनी कैफियत नहीं बता सकता। मुझे 102 104 बुखार हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ था। और फिर जो उस घर के रिहायशी थे वो उठ चुके थे नमाज के लिए। वो आए, उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह की और वक्ती तौर पर मुझे कुछ मेडिसिन दी। और फिर उठकर मैंने नमाज पढ़ी। तो जब मैंने नमाज पढ़ी मुझे अपने कांधों पर जो वजन फील हो रहा था वो ख़त्म हो गया। और फिर बाकी का टाइम मैंने बेचैनी में डर कर गुजारा और फिर अगले ही दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। तो ये थी मेरी स्टोरी, मेरे ज़िंदगी का पहला और अल्लाह ने चाहा तो आखिरी वाक़या होगा। अच्छा लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आप मेरी स्टोरी अभी तक सुन रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं याद कराता चलूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी लोग स्टोरी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यही आप लोगों की मेरे लिए मोटिवेशन होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंड, फैमिलीज में शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम समीर है और मैं शारजा में होता हूँ। मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर करनी थी। हम 3 दोस्त हैं जो यहाँ पर साथ होते हैं। एक का नाम शर्जील और एक का नाम मुस्तफ़ा है। तो कुछ दिन पहले हमारे फ्लैट के अंदर हमारे साथ एक वाक़या हुआ। मैं जगह का नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। हम तीनों यहाँ पर जॉब करते हैं और एक साथ होते हैं। तो हम लोग जब घर गए तो हमारा ऐसे ही मूड हुआ नीचे उतरने का कि नीचे जाकर कुछ खा के आते हैं। आपको बताता चलूं कि हम तीनों में मुस्तफ़ा थोड़ा सा शरारती है। तो हम लोग ऐसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिफ्ट के अंदर जाने लगे। तो लिफ्ट तक जाने के लिए जो कॉरिडोर है वहाँ पर अंधेरा होता है, तो हमें वैसे ही वहाँ से डर लगता है। तो रात के 1-1:30 बजे का टाइम था जब हम लिफ्ट के अंदर खड़े हुए थे। तो हमें गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगी। तो शर्जील ने मुझे कहा कि यार यहाँ से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा कि हाँ यार आ रही है, हो सकता है किसी के घर में आए हों। तो मैं ऐसे ही मोबाइल चलाते चलाते टहलने लगा और लिफ्ट से थोड़ा आगे हुआ क्योंकि लिफ्ट के ऊपर आने में टाइम था। तो मैं जैसे ही लिफ्ट से थोड़ा आगे हुआ तो वहाँ पर कोई खुशबू नहीं आ रही थी। तो मैंने शर्जील से बोला कि गुलाब के फूलों की खुशबू तो
आ रही है, लेकिन सिर्फ इतने हिस्से में क्यों आ रही है। तो शर्जील ने कहा कि यार पता नहीं, कोई मसला होगा। तो हमने इस बात को नज़रअंदाज किया और नीचे चले गए। तो जब हम लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे थे तो मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही थी। तो मुस्तफ़ा थोड़ी सी शरारत करने लगा कि यहाँ पर चुड़ैल है और मैंने फ्लैट के बारे में काफ़ी सुना है, यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर वो मसला है। तो मैंने इसको बोला कि कुछ नहीं होता और हम लोग नीचे चले गए। नीचे जाकर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और फिर वापस ऊपर आने लगे। तो जब हम लोग लिफ्ट के अंदर आए तो मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। तो हम लोग ऊपर आए, हमारी वो बिल्डिंग 16वें फ्लोर तक है। ऊपर पेंट हाउस है, तो हम लोग पेंट हाउस में रहते हैं। तो जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो सामने ही पेंट हाउस का दरवाज़ा है, उससे सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना पड़ता है। तो सामान सारा मेरे हाथ में था। हम तीनों लिफ्ट से बाहर निकले। मुस्तफ़ा और शर्जील सीढ़ियों की तरफ जाने लगे तो मैं उनके पीछे था। तो जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगा तो मैंने एक औरत की झलक देखी। मुझे उसके बाद उस साइड का हिस्सा नजर आया, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि उसका मुंह दूसरी तरफ था। ये देखकर मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि ये क्या सीन है। अभी तो लिफ्ट में कोई नहीं था, हम लोग अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकले, ना कोई हमारे सामने लिफ्ट में गया है। मैंने शर्जील से बोला कि ये क्या सीन था। तो इसने कहा कि तुम छोड़ो उसको, तुम ऊपर आओ और खाना खाओ। उस टाइम तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद मैं मोबाइल यूज़ करने लगा। रात के 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया। तो उस टाइम मैंने अपना मोबाइल ऑफ किया और बेड पर रखा और मैं सोने के लिए लेट गया। हम जहाँ काम करते हैं वो एक कंपनी है, तो हमारे साथ और भी काफ़ी लड़के रहते हैं। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ, 3:30 बजे मेरी आंख लगी तो एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बराबर में आकर लेटा है। तो मैं एक जगह बिल्कुल सुन हो गया। मैं अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझसे वो भी नहीं पढ़ी गई। तो मैं एकदम ही घबरा कर उठा। मैंने रूम में देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, सब सो रहे थे। वैसे भी हमारे रूम के अंदर अंधेरा होता है, हम लाइट्स ऑफ करके सोते हैं। तो मैं फिर दोबारा सोने लेट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ फेरा। तो मैं समझा कि शायद ये मुस्तफ़ा, क्योंकि वो अक्सर रात को इस तरह की शरारतें करता। मैंने कहा कि मुस्तफ़ा अगर तुम हो तो हट जाओ, मुझे तंग नहीं करो। तो दोबारा फिर से किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ फेरा। मैं उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। इसके बाद किसी ने मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा। मैं अपने हाथ अपने पेट पर बांध कर सो रहा था। तो जब किसी ने मेरे हाथ पर हाथ रखा तो मैंने फौरन से अपना हाथ उठाकर इसे टच किया। तो बाकायदा मुझे किसी का हाथ फील हुआ। तो मैं एकदम से बहुत ज़्यादा सहम कर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत हिम्मत और कोशिश करके खुद को हिलाया। रूम में देखा तो फिर से कुछ नहीं था। उसके बाद 4:30-5 बजे तक मैं जागता रहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। और आपको बताता चलूं कि जिस साइड पर मेरा बेड है इसके साथ ही खिड़की है। तो उस टाइम मुझे फील भी हो रहा था कि खिड़की नॉक हो रही है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खिड़की से पर्दा हटा कर देख लूं। इसके बाद अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई और सब नॉर्मल हुआ। और फिर अगले दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के इशार करके सोया था। ये एक मेरी छोटी सी कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जुल्फिकार अली मल्ला है। मेरे बाकी सारे कजन्स भी मल्ला हैं। मल्ला फिशरमैन को कहा जाता है। हम दरिया सिंध से पानी में से डूबे हुए लोगों की लाशें निकालते हैं। दान भाई, बात कुछ इस तरह है कि 3 माह पहले हमें खबर आती कि रोड़ी के ब्रिज के नीचे से एक बच्चा डूब गया। हमें वो कॉल शाम के 3 बजे आती है। तो हमारा इंचार्ज कॉल उठाता है और वो कहता है कि हम आते हैं। हम तकरीबन 17 लोग थे। हम सारे ही रोड़ी के ब्रिज के नीचे गए। हम बच्चे के वालिद से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ डूब गया। 17 लोगों में मेरे मामू भी थे, मेरे चाचू भी। तो जैसे ही हम लोग 1 मिनट का गोता लगाते हैं तो हमें वहां पर कुछ भी फील नहीं हुआ। हम लोग दोबारा गोता लगाते हैं,
अब हमें मगरिब से इशा के बीच का टाइम हो गया था। हम लोग बार बार 7-8 गोते लगा चुके थे। हम लोग सेकंड लास्ट गोता लगाने वाले थे कि मेरे कज़न को अपने पैरों में कोई चीज़ महसूस होती है। तो मेरा कज़न कहता है कि मुझे लाश मिल गई है, लेकिन बंदा या कोई बच्चा पानी में है। वो हाथ लगा के पानी से बाहर निकल आया। तो हम 17 लोगों ने लाश निकालने के लिए एक ही जगह पर गोता लगाया, लेकिन हम में से किसी को वहां कुछ नहीं मिला, ना ही हमें कुछ फील हुआ। तो मेरा वो कज़न जिसे पानी में कुछ फील हुआ था, अचानक उसे किसी ने पैरों से पकड़ लिया और नीचे पानी में खींच लिया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बचाओ। तो हम सब परेशान हो जाते हैं और हम सब एक साथ गोता लगाते हैं। इतने में वो खुद कोशिश करके पानी से बाहर आ जाता है और फिर बदकिस्मती से उस चीज ने मुझे पकड़ लिया और वो चीज मुझे खींचती हुई तकरीबन 10 फीट नीचे पानी में ले गई। फिर जब सब लोग मुझे बचाने के लिए पानी के अंदर कूदे तो उस चीज ने मेरे पांव छोड़ दिए। पता नहीं है कि क्या चीज थी। मैं बहुत ज्यादा चिल्लाया। मैंने अपने मामू और चाचू से कहा कि कोई चीज है जो नीचे खींच रही है। जब बाकी 10-12 लोग गोते में ही थे, वो देख रहे थे कि क्या चीज है। तो उन्होंने देखा कि रोड़ी के ब्रिज के नीचे एक जवान लड़की है। इसका मुंह नीला था और दांत बहुत बड़े थे और बाल भी बहुत लंबे थे। जिसे पानी में एक लाश होती है, वो बिल्कुल वैसी थी और वो पानी के अंदर एक कुत्ते की तरह बैठी हुई थी। और ये देखकर हम परेशान हो गए। तो जैसे ही मैंने देखा, मेरे मामू ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसको देखने के बाद हम 6 लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो हमें देखकर ऊपर ब्रिज की तरफ चढ़ने लगी और आगे जाकर वो गायब हो गई। उस टाइम बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो मेरा कज़न जो हमारा इंचार्ज भी था, उसने कहा कि रात हो गई और हम लोग अब गोता नहीं लगाएंगे। यहाँ पर कोई चीज है, ऐसा ना हो कि हमारे किसी बंदे की जान चली जाए। तो हम लोग पानी से बाहर निकल आए। हम 6 लोगों ने उस चीज को जो देखा था, तो सुबह हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और अगले दिन फिर हमारे बाकी बंदे वहां पर गोता लगाने के लिए गए थे और वहां पर नेवी वाले भी आए हुए थे। हम लोगों ने कहा कि हर दफा ऐसा नहीं हो रहा। रोड़ी ब्रिज से लेकर सक्कर ब्रिज तक यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डूब रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। अदान भाई, मैं बताना चाहूंगा कि रोड़ी ब्रिज से लेकर सक्कर ब्रिज तक जितना भी इलाका है, वहां पर कोई चुड़ैल, आदमखोर या आप जो भी नाम दे लें, इसके कंट्रोल में है और हम रोक नहीं पा रहे। वो लोगों को खाती जा रही है। अगली शाम हम जब उस लाश को ढूंढने के लिए आए थे, तो उसकी लाश हमें उसी जगह पर मिली थी जहां हमने उस लड़की को देखा था। और उस लाश का एक बाजू नहीं था। उसका बाजू का पार्ट हमें कांटों वाली झाड़ियों के पास मिला था। हमारी तरफ से लोगों को ये मैसेज कर दें कि रोड़ी के ब्रिज से लेकर सक्खर के ब्रिज तक बहुत ज्यादा एहतियात करें। यहाँ पर मत नहाएं, ये बहुत खतरनाक जगह। पता नहीं वहां पर क्या चीज है। हम पानी में गोता लगाने के लिए भी सोचते हैं। तो ये कहानी थी। उम्मीद है आप लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।